गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माय नेम इज़ चित्रकांत सिंह और हम देख रहे हैं इंडियन हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट फेज एंड दैट इज़ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड दिस इज़ अ थ्री पार्ट वीडियो। थ्री वीडियोस हैं हमारी इस सीरीज़ में। पहले दो वीडियोस हम देख चुके हैं और ये है वीडियो नंबर थर्ड। चलिए इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि जो हमारा रिवोल्ट था 1857 का, इट वाज सिग्निफिकेंट एंड क्वाइट सक्सेसफुल। लेकिन क्यों वो रिवोल्ट 100% सक्सेसफुल नहीं हुआ और क्यों हमें 1857 में इंडिपेंडेंस नहीं मिली। तो चलिए देखते हैं। तो हमने अब तक ये देखा कि कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट क्या थे और मेजर सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट क्या रहे, हु पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 और कौन कौन से सेंटर्स पे कौन कौन से हमारे लीडर्स थे। बट ड्यू टू मैनी रीजंस रिवोल्ट वाज नॉट सक्सेसफुल। रिवोल्ट को ब्रिटिशर्स ने सक्सेसफुली सप्रेस किया। इसमें सब फर्स्ट पॉइंट इज द ब्रिटिश कैप्चर्ड दिल्ली ऑन सितंबर 20th 1857 आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड एंड बिटर फाइटिंग। बहुत ज़्यादा एक तरह से स्टिफ रेजिस्टेंस दिया गया दिल्ली के अंदर ब्रिटिशर्स को, और बट फाइनली दे वर एबल टू टेक इट ओवर एंड बहादुर शाह वॉज टेकन प्रिजनर। उनको बहादुर शाह को बंदी बना लिया गया और उनको फिर बाद में रंगून भेज दिया गया, जहाँ पे ही डाइड इन द ईयर 1862। सो दिस वाज अ मेजर सेटबैक टू द रिवोल्ट की जो हमारे प्राइम हमारे लीडर थे, जिनको हमने डिक्लेयर किया था कि ही इज़ द एम्परर ऑफ कंट्री, उनको ब्रिटिशर्स ने प्रिजनर बना लिया था। एंड फिर इसमें जो हमारे प्रिंसेस थे, दे फॉट वैलियंटली एंड वेरी ब्रेवली। उनको भी कैप्चर कर लिया गया एंड दे वर शॉट एट पॉइंट ब्लैंक रेंज बाय लेफ्टिनेंट हडसन। और इसमें एक तरह से टेरर स्प्रेड करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उनको पब्लिक के सामने शॉट किया, जिससे कि लोगों के अंदर एक दहशत बन सके कि नोबडी डेयर टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। सो एंड सेकेंड पॉइंट में हम देखेंगे तो कानपुर जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटर था रिवोल्ट का, वहाँ पे कॉलिन कैम्बल ही हैज़ कैप्चर्ड ऑक्युपाइड कानपुर ऑन December 6, 1857। और नाना साहिब जो कानपुर में लड़े थे, ही एस्केप टू नेपाल इन अर्ली 1859। तो अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे हमारे जो सेंटर्स थे उनको कैसे ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया एंड व्हाट दे डिड। सिमिलरली तांत्या तोपे also escaped and but he was captured while asleep in April 1859 और उनको भी डेथ उनको भी मार दिया गया। ब्रिटिशर्स दे हैव किल्ड हिम। फिर रानी झांसी बाई भी लड़ते हुए बैटलफील्ड पे शी ऑल्सो डाइड इन जून 1858 और झांसी को फिर दोबारा से रिकैप्चर कर लिया गया बाय सर ह्यूग रोज के द्वारा। फिर 1859 में और भी हमारे जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे सारी जगह पे, कुंवर सिंह, बख्त खान, खान बहादुर ऑफ बरेली, मौलवी अहमदुल्ला, दे दे वर ऑल डेड। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ 1859 ब्रिटिश अथॉरिटी दोबारा से हो गई रीएस्टेब्लिश सारी जगहों पे। अब क्वेश्चन हमारे मन में यह आता है कि वाई द रिवोल्ट फेल्ड। मतलब अगर एक रिवोल्ट हुआ, एक विद्रोह हुआ, तो वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया और हमें 1857 में ही इंडिपेंडेंस क्यों नहीं मिली। इसमें पहला इंपॉर्टेंट रीज़न आता है कि द ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन वाज एब्सेंट। जैसा कि हम लोगों ने पुराने दोनों वीडियोस में देखा कि जो पार्टिसिपेशन था लोगों का वो बहुत लिमिटेड था। उसका जो एक तरह से हम देखें तो टेरिटोरियल स्प्रेड था रिवोल्ट का, दैट वाज कंसंट्रेटेड ओनली टू द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस और कहीं ना कहीं स्मॉल एरिया ऑफ बिहार। बाकी आपका इंडिया के अदर पार्ट्स की बात करें तो ईस्टर्न, सदर्न और वेस्टर्न पार्ट्स तो कहीं ना कहीं या तो एक तरह से बिल्कुल ही इन्वॉल्व नहीं हुए या फिर हुए इन्वॉल्व तो बहुत ही कम एक तरह से परसेंटेज में। दे ऑलमोस्ट दीज थ्री पार्ट्स रिमेन अनइफेक्टेड। एक कंट्री जिसमें एक छोटे से ही अगर एरिया के लोग अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल कि पूरी कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलाया जा सके, क्योंकि ब्रिटिशर्स बाय द टाइम ऑफ 1857 दे वर अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स टू रिबेल विद, और मतलब जिनसे लड़ाई की जा सकती है उसके लिए बहुत एक मतलब बहुत सारे लोगों को पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी था। द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न वॉज दैट ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन वॉज नॉट देयर। सेकेंड इसमें इम्पॉर्टेंट रीज़न आता है कि ऑल क्लासेस डिड नॉट ज्वाइन। तो क्लासेस का फैक्टर आ गया यहाँ पे।
जैसे बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट इंडियन रूलर्स थे उन्होंने मना कर दिया कि दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट। और उल्टा वो क्या किया, दे हेल्प ब्रिटिशर्स टू सप्रेस द रिवोल्ट। इसमें अगर हम मेनली देखते हैं तो नाम आता है द सिंधिया ऑफ ग्वालियर, द होलकर ऑफ इंदौर, द रूलर्स ऑफ पटियाला and Sindh and the Maharaja of Kashmir. They have not helped the leaders to fight against the Britishers. Instead, they helped the Britishers to fight against the rebels. और जो हमारे लीडर्स थे उनके अगेंस्ट में उन्होंने मदद करी उल्टा। और फिर जो पढ़े लिखे हमारे इंडियंस थे, दे व्यूड दिस रिवोल्ट एज बैकवर्ड लुकिंग, सपोर्टिव ऑफ द फ्यूडल ऑर्डर एंड एज अ रिएक्शन ऑफ ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव फोर्सेस टू मॉडर्निटी। मतलब वो भी कहीं न कहीं तैयार नहीं थे इस चेंज के लिए जो कि होने वाला था इस रिवोल्ट के द्वारा। और उन्होंने सोचा कि ये केवल जो ओल्ड मतलब जो प्रिंसेस हैं जिनकी रियासतें ले ली गई हैं, या फिर जो ऐसे लीडर्स हैं, स्मॉल ज़मींदार्स हैं जिनके जिनकी जो टेरिटरीज़ हैं वो ब्रिटिशर्स ने ले ली, कि केवल ये उन्हीं का एक तरह से रिवोल्ट है, और उन्होंने इसको उस तरह से देखा और इसलिए उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया। थर्ड इम्पॉर्टेंट रीज़न आता है इसमें कि पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट। जो हमारे सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स, उनको उनके पास लड़ने के लिए मॉडर्न आर्म्स नहीं थे जो कि ब्रिटिशर्स के पास थे। और दूसरा, दे वर फाइटिंग विद स्वॉर्ड्स एंड स्पीयर्स। और जो गन्स थी, दे वर वेरी लिमिटेड इन नंबर। सो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। एंड यूरोपियन सोल्जर्स, दे वर इक्विप्ड विद द लेटेस्ट वेपन्स, जिसमें कि एनफील्ड राइफल का नाम आता है। तो वो लेटेस्ट वेपनरी यूज़ कर रहे थे, और कहीं न कहीं हम लोग एक पुराना सिस्टम था हमारा लड़ने का, हम उसी को लेके चल रहे थे। फोर्थ पॉइंट इज़ अनकोऑर्डिनेटेड एंड पुअरली ऑर्गनाइज्ड। ये किसी भी अगर हम वॉर को देखें तो हिस्ट्री टेल्स अस कि उसके लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है अगर हमें कोई भी लड़ाई जीतनी है। तो रिवोल्ट में हमने देखा कि रिवोल्ट बहुत पुअरली ऑर्गेनाइज था और इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं था, और कहीं न कहीं सेंट्रल लीडरशिप भी मिसिंग थी, जिसकी वजह से हम इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और जो हमारे जो लीडर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, नाना साहेब हुए, तांत्या तोपे हुए, कुंवर सिंह हुए, राणा लक्ष्मीबाई हुए, तो कहीं न कहीं ये अगर हम देखते हैं तो उन्होंने अपनी तरफ से बहुत बहादुरी से और बहुत अच्छे से दे फॉट। बट कहीं न कहीं जो इनके अपोनेंट्स थे, ब्रिटिश अपोनेंट्स थे, दे वर मच सुपीरियर इन जनरलशिप। And the fifth point is that is a very unique point, and this is that there was no unified ideology. मतलब कोई एक कॉमन आइडियोलॉजी या पर्पस नहीं था इस रिवोल्ट को फाइट करने के लिए। और जो म्यूटिनी मतलब जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे इस रिवोल्ट में, दे वर नॉट हैविंग अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉलोनियल रूल, मतलब कि वो क्यों लड़ रहे हैं उनको नहीं पता था। और कोई फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम नहीं था, मतलब कुछ विज़न नहीं था कि मतलब इसको हम जीत के क्या करने वाले हैं आने वाले टाइम में। सो एक आइडियोलॉजी का मिसिंग था, कोहेरेंट आइडियोलॉजी नहीं थी, एक पॉलिटिकल कोई पर्सपेक्टिव नहीं था, एक कुछ सोसाइटियल मतलब सोसाइटी के लिए कुछ एक अल्टरनेटिव नहीं था कि क्या होगा अगर हम इस रिवोल्ट की हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा। और जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया वो सब अपने उनका एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट था, सो देयर वाज डाइवर्स एलिमेंट्स विद डिफरिंग डिफरिंग ग्रीवेंसेस। मतलब इवन लाइक जमींदार्स, दे वर फाइटिंग फॉर देयर लैंड्स, एंड प्रिंसेस वर फाइटिंग फॉर देयर प्रोविंसेस जो उनसे ब्रिटिशर्स ने छीन ली थी। एंड सो देयर वाज अ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड आइडियोलॉजी इन दिस पर्टिकुलर रिवोल्ट। सो ये हमारे 5 रीजंस थे जिसकी वजह से रिवोल्ट फेल हुआ। फिर हम देखते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। क्या रिवोल्ट ऑफ 1857 मतलब टोटली एक अनसक्सेसफुल रिवोल्ट रहा, या फिर इसने कुछ चेंजेस लाए, मतलब कि आने वाले समय में कुछ चेंजेस हुए इसके बाद। सो हम देखते हैं इसमें कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 इट मार्क्स अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इसके बाद ब्रिटिशर्स दे जस्ट वोक अप फ्रॉम दैट लॉन्ग स्लम्बर, और उन्होंने सच में इसके ऊपर एक पूरा थॉट दिया, और काफ़ी डिस्कशंस हुए इन देयर पार्लियामेंट, एंड देयर वर फार रीचिंग चेंजेस इन द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसीज़। वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत डिस्कस करके उसके बाद काफ़ी चेंजेस किए, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ गया कि अगर इसी तरह से चलता रहा, सो आने वाले समय में और भी इस तरह के रिवोल्ट्स हो सकते हैं, एंड दैट कैन बी अ टफ टास्क फॉर देम टू हैंडल। So in the same league, or in the same consequence, the British Parliament on August 2nd, 1858, they passed an act for the better government of India. And the act declared Queen Victoria as the sovereign of British India and provided for the appointment of a Secretary of State for India,
who has to be a member of the British cabinet. The direct responsibility for the administration of the country was assumed by the British Crown and company rule was abolished. So दो चीज़ें आई इस एक्ट से. पहला कि जो अब तक कंपनी का रूल था, अब तक जैसे कंपनी के रूल के थ्रू हो रहा था सब कुछ, उसको ख़त्म कर दिया गया. एंड सेकेंड वाज द डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अब जो थी एडमिनिस्ट्रेशन की, वो ब्रिटिश क्राउन ने अब अपने ऊपर ली. एंड उसको उनको असिस्ट करने के लिए उन्होंने एक पोस्ट क्रिएट करी एंड दैट वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. सो ये चेंजेस थे एडमिनिस्ट्रेशन में. एंड इसके बाद फिर ब्रिटिशर्स ने द एरा ऑफ एनेक्सेशन एंड एक्सपेंशन, मतलब अब तक वो अपनी टेरिटरीज को जो एक्सपैंड कर रहे थे जो प्रोसेस के थ्रू, उसको उन्होंने ख़त्म किया. एंड ब्रिटिश दे प्रॉमिस टू रेस्पेक्ट द डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ द नेटिव प्रिंसेस. फिर उन्होंने इसके बाद और ज़्यादा रियासतों को कब्जा नहीं किया, मतलब दे हैव एंडेड दैट एक्सपेंशन. और फिर उन्होंने बोला कि जो जिसके पास है वो वैसे ही रूल करता रहे उसी तरह से. एंड एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ इस रिवोल्ट के बाद आई एंड दैट वाज कि जो लोगों को एक फ्रीडम दी गई इन टर्म्स ऑफ देयर रिलीजन. और ये बोला गया कि अब से ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश पॉलिसीज विल नॉट इंटरफेयर इन द रिलीजन मैटर्स ऑफ द कंट्री. एंड दिस वाज द प्रॉमिस व्हिच वाज गिवन फ्रॉम द साइड ऑफ द ब्रिटिशर्स. और जो आर्मी जो इसमें एक सोल्जर्स ने मेजर पार्टिसिपेशन किया था, उसको रिऑर्गेनाइज किया गया. और इसमें फिर क्या हुआ कि इस रिवोल्ट से पहले तक द ब्रिटिश सोल्जर्स वर नॉट वेरी मच इन नंबर, और इंडियन सोल्जर्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी रेशियो वाइज ऑल्सो. तो इस रिवोल्ट के बाद नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स को कम किया गया एंड यूरोपियन सोल्जर्स को बढ़ाया गया. एंड द एरा ऑफ रिफॉर्म्स केम टू एन एंड, or a new approach called as conservative brand of liberalism supported the complete non-interference in the traditional structure of Indian society. कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ गया कि अगर हमें इंडिया के ऊपर लंबे समय तक रूल करना है तो हमें यहाँ के जो ट्रेडिशनल कल्चर है और जो इनके सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करना है. क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं वो लोगों के अंदर एक आक्रोश पैदा करेगा, और इस तरह के रिवोल्ट हम आने वाले समय में भी देख सकते हैं. Thank you so much, friends, for watching this series of the Revolt of 1857. मैंने कोशिश करी 3 वीडियोस में इसको प्रेजेंट करने की, और आप मेरे साथ बने रहे इसको देखने के लिए. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.